हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्लासिकल थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन के बारे में। इस लेक्चर में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन पार्ट और जो बेसिक कंसेप्ट है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं और कुछ असेंशियल बेसिक्स क्लासिकल थ्योरी के डिस्कस करेंगे। उसके बाद में क्लासिकल थ्योरी को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता देती हूँ, आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही में फेसबुक पेज को भी लाइक कर दीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं। आपके जो पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो टर्म है क्लासिकल, वो दी किसने थी? द टर्म क्लासिकल वॉज यूज बाय द केन्स। केन्स ने इसको यूज़ किया था। अब केन्स क्या थे? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन टर्म जो है क्लासिकल वो उनके द्वारा यूज़ की गई थी। किस लिए? क्योंकि सभी ऐसे इकोनॉमिस्ट को बताते हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में लिखा है। बिफोर द पब्लिकेशन ऑफ द बुक, जो केन्स की फेमस बुक थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936, मतलब इसकी बुक के पब्लिश होने से पहले जिन लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में लिखा कुछ भी, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। अब अलग अलग क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने राइट किया है ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज़ में डिफरेंट तरीके से, लेकिन उनका जो थॉट था वो क्या था? बिल्कुल सेम था, सिमिलर था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट में हम किसको इसको इंक्लूड करते हैं? तो ये है डेविड रिगार्डो, JB से, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ एक्सेट्रा। एंड उसके बाद में जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट आए आपके AC पिगो, एल्फ्रेड मार्शल। ऑल द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने अपने को एक्सप्रेस किया है और सिमिलर कंक्लूजन पे पहुंचे हैं जब उन्होंने डिटरमिन किया इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का व्यू पॉइंट क्या था? That were of the view that full employment is normal feature of a capitalist economy, कि full employment आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं होगी। जो भी डिमांड, सप्लाई, इनकम, एम्प्लॉयमेंट का इक्विलिब्रियम ढूंढा जाएगा वो मार्केट की फोर्सेस से ही मिलेगा आपको। इम्प्लाइंग अनएम्प्लॉयमेंट इफ़ देयर एग्जिस्ट, यदि अगर बेरोजगारी कुछ मिलती भी है, अनएम्प्लॉयमेंट दिखती भी है, तो वो क्या है? थोड़े समय का ही फिनोमिनन है एंड अपने आप ही क्या हो जाती है? वाइप्ड आउट, खत्म हो जाती है। अकॉर्डिंग टू दिस इकोनॉमिस्ट, इकोनॉमी अचीव करती है अपने को फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे? थ्रू द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से इकोनॉमी अपना फुल एम्प्लॉयमेंट को, इक्विलिब्रियम पॉइंट को अचीव कर लेती है। एनी डिपार्चर, अगर हम फुल एम्प्लॉयमेंट से थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली आ जाएगा, करेक्टेड विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस को बिल्कुल भी नहीं लिया कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपका जो इकोनॉमी में है वो आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, मार्केट फोर्सेस से ही इक्विलिब्रियम को पाया जाएगा और वहाँ पे आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का फीचर है वो देखने को मिलेगा। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट होती भी है तो वो क्या होगी? बहुत थोड़े समय के लिए मिलेगी और बाद में अपने आप ही क्या है? ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये था इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब कुछ कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट क्या है आपके फुल एम्प्लॉयमेंट के एंड अनएम्प्लॉयमेंट के? फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ऑर्डिनरी द टर्म फुल एम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन। अब एक ऐसी सिचुएशन जिसमें क्या है? नो वन इज अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू द सप्लाई, जो भी लेबर की डिमांड है वो किसके इक्वल हो जाएगी? सप्लाई के। तो इन मैक्रो इकोनॉमिक्स फुल एम्प्लॉयमेंट कहते किसको हैं? इट रेफर्स, एक ऐसी सिचुएशन है इन विच गिवन लेवल ऑफ रियल वेज डिमांड फॉर लेबर इज इक्वल टू द अवेलेबल सप्लाई ऑफ लेबर। मतलब जो आपकी डिमांड है लेबर की वो किसके इक्वल हो जाए? सप्लाई ऑफ लेबर के इक्वल हो जाए तो हमें क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट मिल जाता है। दस जो टर्म है फुल एम्प्लॉयमेंट वो यूज़ की जाती है टू सिग्निफाई ऐसी सिचुएशन इन विच ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, मतलब जो भी लोगों की इच्छा है काम करने की, एट द प्रिवेलिंग वेज रेट गेट द वर्क। उनको जितने भी वेजेस पे लगने की इच्छा है उनको उस वेजेस पे क्या है? काम मिल रहा है। इवन इन अ सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, अब कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी कई बार कुछ काइंड मिलते हैं आपको अनएम्प्लॉयमेंट के भी। फुल एम्प्लॉयमेंट का अब ये मतलब तो नहीं है कि हर पर्सन ही क्या होगा? एम्प्लॉयड होगा। डज नॉट मीन दैट नो पर्सन इज अनएम्प्लॉयड। अब ये नहीं है कि कोई भी पर्सन बेरोजगार नहीं है। फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब सिंपली ये है कि फुल एम्प्लॉयमेंट इज द सिचुएशन
इन विच देयर इज इक्विलिब्रियम। क्या है, इक्विलिब्रियम पाया जाता है कि वैकेंसीज कितनी आउट हुई है और एलिजिबल पर्सनस जो भी उसको फिलअप करने के लिए, वैकेंसीज आउट हुई, एलिजिबल पर्सनस ने फॉर्म फिल किए, सब कुछ हुआ, उसके बाद क्या है उनको जॉब मिल गई, तो उनके अकॉर्डिंगली। तो हाउ एवर इन दिस सिचुएशन ऑफ द इक्विलिब्रियम अनएम्प्लॉयमेंट तब भी कुछ ना कुछ पाई जाती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये आगे सारा डिस्कस किया जाएगा कि इनमें भी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। तो अगर फुल एम्प्लॉयमेंट में भी कुछ अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट जो आपको देखने को मिलेगा वो होगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इन शॉर्ट, फुल एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट सिचुएशन ऑफ ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे बेरोजगारी बिल्कुल है ही नहीं। इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको हम लोग क्या कहेंगे फिर, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं नेचुरली जो कि अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं, ये ऐसी सिचुएशन होती है फुल एम्प्लॉयमेंट की। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एसोसिएटेड विद द फुल एम्प्लॉयमेंट। और जो फुल एम्प्लॉयमेंट के भी आगे कुछ टाइप्स हैं। इवन सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन में भी देयर आर सम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, देयर परसेंटेज रेट को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब फुल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट के नेम दिया था एमसी कॉर्नल ने, दे कॉल्ड इट द फुल एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो आगे हम इसके कुछ टाइप्स पढ़ते हैं। पहली टाइप है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट की। ऑन अकाउंट ऑफ इम्परफेक्शंस इन द लेबर मार्केट पीपल आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। कुछ इम्परफेक्शन की वजह से जो कुछ लोग क्या है टेम्पररी कुछ समय के लिए अनएम्प्लॉयमेंट रह जाते हैं, और इसको हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कुछ समय की बेरोजगारी जो देखने को मिलती है कुछ मार्केट में इम्परफेक्शंस की वजह से। इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जैसे कि इमोबिलिटी ऑफ लेबर, लेबर इधर से उधर जा नहीं सकती है, मूवेबल नहीं है, कुछ रॉ मटेरियल का शॉर्टेज आ गया, ये टेम्पररी है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं टेम्पररी को, कुछ समय के लिए जो कुछ इम्परफेक्शंस की वजह से बेरोजगारी देखने को मिली है। इंफॉर्मेशन की लैक थी कि उनको रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनको इन्फॉर्मेशन सही तरीके से नहीं थी, शॉर्टेज हो गई है पावर की। सो दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टेम्पररी, कुछ समय के लिए ही ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट आपको देखने को मिलती है जिसको हम नाम देते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी। अब ये किससे रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी से। ये कब अराइज करती है, अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड कैपिटल आर इन शॉर्ट सप्लाई। जब तो क्या है लैंड कम पड़ जाए, कैपिटल कम पड़ जाए, तब आपको ये सिचुएशन देख स्ट्रक्चर में मतलब चेंज आ जाए। वर्कर्स आर ट्रेन्ड टू मैनेज ओल्ड इंडस्ट्रीज बट लैक कॉम्पिटेंस फॉर द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। अब वर्कर्स क्या थे, पहले ओल्ड इंडस्ट्रीज को यूज़ करवा रहे थे, ओल्ड मशीनरी को यूज़ करवा रहे थे, अब उनके पास इतना कॉम्पिटेंस नहीं है कि वो मॉडर्न इंडस्ट्रीज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ कर जाएं। तो वर्कर्स आर ट्रेन टू मैनेज ओल्ड इंडस्ट्रीज, लेकिन उनका क्या है मॉडर्न इंडस्ट्री में लैक कर जाते हैं, वो उतनी उनको स्किल नहीं होती, तो जिस वजह से वो अनएम्प्लॉयमेंट रह जाती है। दस द टाइप ऑफ लेबरर रिक्वायर्ड इज नॉट अवेलेबल। तो जो जिस तरह का उनको लेबरर चाहिए होता है वो उसको अवेलेबल नहीं हो पाता है। एंड थर्ड इसमें क्या इंक्लूड होगा, व्हेन द प्रोडक्शन टेक्निक इन द कंट्री एंड द नेचर ऑफ गुड प्रोड्यूस्ड अंडरगो चेंज। जब प्रोडक्शन टेक्निक ये सारा कुछ क्या है चेंज हो जाए तो कुछ इंडस्ट्रीज क्या हो जाती हैं क्लोज डाउन, जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए हैं, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, लैंड कैपिटल की शॉर्टेज हो गई, या जैसा लेबर हमें चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा, या फिर टेक्नोलॉजी के चेंज आने से, प्रोडक्शन के नेचर में चेंज आने से कुछ इंडस्ट्रीज क्या हो चुकी हैं क्लोज डाउन हो चुकी हैं। इसमें अब थर्ड टाइप की अनएम्प्लॉयमेंट होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन सीजन फैशन एंड टेस्ट। अब इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट कब होती है, जबकि कुछ सीजनल चेंजेस आ जाए, कि लोगों का क्या है फैशन में भी चेंज आ जाए, टेस्ट में चेंज आ जाए, तो जिसको हम लोग कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक वजह और तरह की होती है जो मैं यहाँ पे मेंशन करना भूल गई हूँ, दैट इज़ टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्निकल अनएम्प्लॉयमेंट अब ये क्या होती है कि ये अराइज करती है जब कुछ टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन में आपके क्या है चेंजेस आ जाएं, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ जाएं, तो सीजनल
टेक्निकल, एंड आपने जो दो आगे पढ़ी हैं फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये इसके पार्ट होते हैं जो आपके फुल एम्प्लॉयमेंट से एसोसिएट करते हैं। अब कुछ अलग तरह की भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, दैट इज़ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी क्या होता है? इच्छा के अनुसार। ये ऐसी सिचुएशन व्हेन एम्प्लॉयमेंट इज अवेलेबल बट द वर्कर इज अनविलिंग टू वर्क। अब उसके पास एम्प्लॉयमेंट तो है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है काम करने की, लेकिन वर्कर क्या है, उस वेजेस पे काम करने के लिए इच्छुक नहीं है, वो अपनी इच्छा के अनुसार काम ढूंढता है। फॉर इंस्टेंट एग्जिस्टिंग वेज रेट एक डॉक्टर की मार्केट में चल रही है 20,000 पर मंथ, बट ही इज़ नॉट विलिंग टू वर्क एट दैट रेट ऑफ वेज। अब वो काम करने को तैयार ही नहीं है इस वेजेस पे, तो इसको हम लोग कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। उसने ये जॉब को छोड़ा है अपनी मर्जी से, इच्छा नहीं थी काम करने की। अब ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जॉब फैसिलिटी मिल रही है लेकिन एक पर्सन खुद ही तैयार नहीं है जॉब को करने के लिए, तो इसको हम टोटल अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं इंक्लूड करेंगे। डिस्पाइट वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट अ कंट्री मे बी इन द स्टेट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर बच्चे हम वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट को नहीं लेते, मतलब हमारी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट वाली ही सिचुएशन चल रही है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में हम वो लोग थोड़ी लेंगे जो अपनी इच्छा के अनुसार काम करना पसंद, या इच्छा नहीं है उनकी तो काम नहीं करना चाहते। तो इसका मतलब हम लोग इनमें फुल एम्प्लॉयमेंट को ही लेकर चलते हैं, वॉलंटरी तरह की कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट को हम लोग मेंशन नहीं करते इसमें। नेक्स्ट थिंग इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब एक ऐसी सिचुएशन इन विच पीपल हैव टू रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट फॉर वांट ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब लोगों को क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ता है क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है। दे आर रेडी एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिवेलिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट एनी वर्क। अब ये ऐसे लोग हैं जो तैयार बैठे हैं, कोई भी वेज रेट चल रहा हो हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन उनको काम ही नहीं मिल पा रहा, तो इसको हम लोग कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। अब असेंशियल बेसिक्स क्या है क्लासिकल थ्योरी के। द इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट क्या है, ऑटोमेटिकली डिटर्मिन होगा, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, विद द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। सेकेंड पार्ट है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट, हमेशा क्या है सिचुएशन दिखाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट की। अब दो इसके पार्ट हैं आगे। फर्स्ट डिस्कस करते हैं फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड इक्विलिब्रियम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। अब इसका मतलब क्या है, देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरफेरेंस बाय द स्टेट इन हाउ द मार्केट फोर्सेज वर्क और ऑपरेट। अब कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगी कोई भी गवर्नमेंट की। कैन देयर बी इवन अ सिचुएशन ऑफ ओवर प्रोडक्शन इन अ फ्रू इकोनॉमी। यदि क्या हो सकता है कि इकोनॉमी में ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन आ जाए? नेवर, नेवर इज अ स्टॉक एंड समडे रिप्लाई ऑफ द क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं कि कभी भी नहीं ऐसी सिचुएशन आने वाली है, लेकिन क्लासिकल इकोनॉमिस्ट मे बी रॉन्ग बट दिस इज व्हाट दे ऑलवेज हेल्ड। ये गलत हो सकते हैं लेकिन हमेशा इन्होंने क्या कहा है कि ऐसी सिचुएशन, ओवर प्रोडक्शन की सिचुएशन कभी नहीं आएगी। दे एक्सप्लेन देयर ओपिनियन विद रेफरेंस टू सेज लॉ ऑफ मार्केट। अब जेबी से ने अपना लॉ दिया था, उन्होंने क्या बताया था, सप्लाई क्रिएटर्स ऑन डिमांड, की सप्लाई अपनी डिमांड खुद बनाती है। पीछे से हमने प्रोडक्शन कर दी 50 यूनिट्स की, तो ये सारे के सारे जो 50 यूनिट्स हैं वो मार्केट में जाके 50 के 50 बिक जाएंगे। दैट मीन्स सप्लाई जो चीज़ों की आप लोग कर रहे हो उसी अकॉर्डिंगली डिमांड हो जाएगी मार्केट में। तो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, ये सेल्स लॉ का मानना था। तो कहते हैं कि ओवर प्रोडक्शन वाली सिचुएशन आएगी नहीं इकॉनमी में, जो माल बनाओगे सारा का सारा क्या है, बिक जाएगा। अकॉर्डिंगली इकॉनमी इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो इकॉनमी क्या है, हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे रहेगी इन द टर्म्स ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट, अपने पूरे आउटपुट को देखते हुए। वाई शुड वी अज्यूम दैट ऑल इनकम इज कन्वर्टेड इनटू एक्सपेंडिचर। अब कहते हैं कि लोगों की जो इनकम है, हमने ये क्यों कह दिया कि सारा का सारा वो खर्चा ही करते हैं। वाई कांट पीपल सेव अ पार्ट ऑफ देयर इनकम, वो सेव क्यों नहीं करते। येस इट इज़ ट्रू दैट पार्ट ऑफ द इनकम मे बी सेव। तो यहाँ पे क्लासिकल्स वालों ने क्या कहा है, मानते हैं कि जो इनकम का पार्ट है वो सेव भी किया जाता है। इवन देन तब भी क्या है कि बिटवीन टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर का जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। वो कैसे, क्योंकि इनका मानना था कि जो भी लोग सेविंग करते हैं उसकी क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट, निवेश कर देते हैं। और निवेश भी क्या है, एक तरह का खर्चा है, एक्सपेंडिचर है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने हमें क्या पार्ट दिया, दैट सेविंग इज इक्वल टू
इन्वेस्टमेंट, कि जितने लोग सेव करते हैं उतना ही वो क्या करते हैं, निवेश करते हैं। बिकॉज सेविंग इज द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि सेविंग किस पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। क्लासिकल कंटेंशन इज दैट पीपल सेव ओनली, अब उनका मानना क्या था, लोग क्यों सेव करते हैं, ताकि अर्न कर सके वो इंटरेस्ट। जितना बच्चे इंटरेस्ट रेट क्या है, हायर होगा, बैंक आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा देंगे मान के चलो, उतनी ही वो सेविंग क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, कम मिलेगा, उतनी सेविंग ही लोग क्या है, कम करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट किसका फंक्शन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का। इन्वेस्टमेंट इन अ फ्री इकोनॉमी डिटर्मिन एक्सक्लूसिवली बाय आर मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज़ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक तरह की कॉस्ट होती है इन्वेस्टमेंट भी। हायर आर ऑलवेज इम्प्लाई लेसर आय। अब यहाँ उल्टा चलता है कि जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा उतनी ही इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कम होती है, और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है उतनी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो इन अ सिचुएशन, अगर मान के चलो दैट सेविंग इज ग्रेटर देन द इन्वेस्टमेंट, अब ये वाली सिचुएशन आ गई। अब इसको हमने इक्विलिब्रियम में करना है, तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, दैट मीन रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट विल डिक्लाइन, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो क्या है, सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फिर से आ जाएगा। तो हम ये कर सकते हैं, आर विल डिक्लाइन बिकॉज एस रिप्रेजेंट, यहाँ पे एस क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है सप्लाई ऑफ कैपिटल, एंड आई क्या है, डिमांड फॉर कैपिटल, कि कितना लोग डिमांड कर रहे हैं कैपिटल की। एस क्या है, यहाँ पे सप्लाई कितनी हो रही है कैपिटल की, एंड आर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है प्राइस ऑफ कैपिटल। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के फंक्शन से भी बताया है, तो वहाँ भी हम लोग यही टेक्निक को यूज़ करते हैं। एंड वी नो प्राइस ऑफ अ थिंग मस्ट फॉल इफ इट सप्लाई एक्सीड इट डिमांड। तो क्या है, प्राइस फॉल करेगा अगर क्या है, सप्लाई एक्सीड कर जाती है अपनी डिमांड से। अगर जो सप्लाई ज़्यादा होती है डिमांड से तो क्या होता है, प्राइस को कम करवा दिया जाता है, डिमांड लोगों की बढ़ जाती है, तो सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड आ जाता है। तो वही सारा कुछ यहाँ पे बताया हुआ है। आगे हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट वुड इंक्रीज बिकॉज आई इज इन्वर्सली रिलेटेड टू आर, क्योंकि आर जितना बढ़ता है आई उतना कम होता है। इसी अकॉर्डिंगली जो एडजस्टमेंट प्रोसेस चलती रहेगी और सेविंग आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएगी। तो ऐसे करके हम लोग दोबारा से ऑटोमेटिकली एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या है, पहुंच जाते हैं। तो ये थे आपके बेसिक। लाइकवाइज वैसे ही आपको मान के चलो, अगर एस लेस देन है, एस इज लेस देन आई, तो अब क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, दैट विल इंक्रीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल इंक्रीज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो अब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट लोग कम करेंगे, तो शिफ्टिंग उधर की तरफ ही हो जाएगी, तो सेविंग अपने आप क्या है, इन्वेस्टमेंट के इक्वल आ जाएगी। एस विल इंक्रीज, आई विल डिक्रीज, वंस अगेन एस विल इक्वल टू आई ऑलवेज। Thus, if assumptions of classical theory are not challenged, there is no challenge to their obvious conclusion that, तो अगर कहते हैं हम लोग मान के चलो इसको कोई चैलेंज करने वाला नहीं है, तो हम लोग कंक्लूजन किस पे पहुंचते हैं, दैट सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड एंड एस इज इक्वल टू आई ऑलवेज। तो ये हम मानकर चलेंगे। अब सेकेंड जो इसका पार्ट था, फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेज एंड द सिचुएशन ऑफ अ फुल एम्प्लॉयमेंट। अनदर वाइटल कंपोनेंट क्या है क्लासिकल थ्योरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, यहाँ पे फ्री इकोनॉमी है, इक्वल लेवल आउटपुट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये सब कुछ क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट से ही रिलेट करता है। इफ़ एट ऑल अनएम्प्लॉयमेंट अगर अक्कर होती भी है तो क्या होगा, मार्केट फोर्सेस चलेंगी, ऑटोमेटिकली क्या है कर देगी, अनएम्प्लॉयमेंट को वाइप आउट कर देगी, और दोबारा से सप्लाई एंड डिमांड की सिचुएशन आपकी फिर से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही आ जाएगी। तो ये क्लासिकल्स के जो आपके बेसिक कंसेप्ट थे वो किन किन चीज़ों को लेकर चले हैं। सबसे पहली चीज़ फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को लिया है उन्होंने। सेकंड उन्होंने क्या कहा है, सेविंग इज ऑलवेज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।